सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देख रहे थे अपना नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी देख रहे थे और कल हमने पहला लेक्चर देख लिया। टुडे इज़ आवर सेकंड लेक्चर। हमने पहले लेक्चर में देखा था वी हैव ट्राई टू रिलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक विद करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वी हैव सीन द लिंकेजेस के हाउ फ्रॉम द बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, फ्रॉम द बिल्डअप ऑफ द चार्जेस एट अ stationary position, we build up the potential, and that potential will be applied across the conductor, and that is going to give you the macro phenomena which we call a resistance and a current, which we call a current and resistance. These are the macro phenomena. So these are the phenomena in the last lecture we have seen. ठीक है, so from the electrostatic we have built up the concept of our macro phenomena which are current and resistance. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा, वी आर गोइंग टू बिल्ड अप फ्रॉम दिस मैक्रो फिनोमिना, वी विल गो डीप इनटू द माइक्रो फिनोमिना। माइक्रो फिनोमिना में क्या होगा, हम लोग कंडक्टर के अंदर जाएंगे आज। वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द कंडक्टर व्हेन यू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया था पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया था, हमने बस ऊपर देख लिया था इन द लास्ट लेक्चर कि करंट इज गोइंग टू गेट स्टार्टेड फ्लोइंग। बट आज हम देखेंगे वो करंट इज नथिंग बट अ मैक्रो फिनोमिना ऑफ the flow of electrons inside ना. So we'll try to understand कि जब हम कंडक्टर के across when we apply a potential difference, तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि what happen with the electrons, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो because of potential some electric field will be developed, because of electric field there will be a force on the electron, so force की वजह से what happen in that, because there are other atoms also, then the collision will happen. So on that there are certain concepts which is being built up which we called कि we'll see the concept of drift velocity, and we will try to relate the current with the micro with the electric field. ठीक है, so we'll try to relate the current with the micro constituents like electric field Vd. This is drift velocity, and we'll see what is this drift velocity and with the electric field. तो हम मैक्रो को माइक्रो से रिलेट करेंगे आज। ठीक है, और फिर हम माइक्रो लेवल पे ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड के वाई देर इज इट, व्हाट आर द टेम्परेचर इफेक्ट्स, वाई देर इज अ राइज इन टेम्परेचर वेन एवर देर इज अ करंट फ्लो, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफ द टेम्परेचर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द resistivity of the material, what is the effect on the resistance of material. So those things we are going to study on a micro level first, and then from there we are going to go in the macro level to study the temperature coefficient of our resistance. ठीक है, तो आज का हमारा ये है, so we are going to study this concept, we are going to go deep into the micro level. सो आज का पहले हम देखेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले हम देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दिस फिनोमिना, देन वी आर गोइंग टू गो स्टार्ट डूइंग द लिंकेजेस। ठीक है, मैथमेटिकल लिंकेजेस क्रिएट करेंगे विद द करंट, विद द रेजिस्टेंस, विद दीज फैक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड आर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके साथ हम लोग रिलेट करेंगे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, उसके अंदर एज आई टोल्ड यू विल सी द मैक्रो कंस्टिट्यूएंट एंड वी आर गोइंग टू लिंक देम। देन इन दैट वी आर गोइंग टू सी वन मोर कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड द मोबिलिटी। हम लोग देखेंगे मोबिलिटी होती क्या है, फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चरल मॉडल में ही जो माइक्रो लेवल पे व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट, व्हाट आर द इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी विद द कंस्टिट्यूएंट, विद आर माइक्रो लेवल कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू बिल्ड अप आवर कॉन्सेप्ट ऑन टेम्परेचर कोफिशिएंट देखेंगे हम लोग, व्हाट इज दिस टेम्परेचर कोफिशिएंट, और वी रिजॉल्व इनटू अ लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, वी सी के व्हाट इज द कंडीशन फॉर द लीनियर रिलेशनशिप ऑफ बीइंग अ टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ ऑफ योर रेजिस्टेंस। तो वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ योर रेजिस्टेंस इज वेरिंग विद द टेम्परेचर हियर, एंड देन इन द लास्ट वी आर गोइंग टू सी द ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। देयर आर मल्टीपल conductors which do not follow a Ohm's law, so we'll try to see those conductors. ठीक है, उनके बीच में थोड़ा बहुत हम लोग इसमें सुपर कंडक्टर्स देखेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी टू फिनोमिना ऑफ सुपर कंडक्टर। ठीक है, एक मैग्नेटिक एक्सपल्शन और एक वी आर गोइंग टू सी देयर रेजिस्टिविटी विल गेट जीरो। ठीक है, तो हम लोग इतना देखते हैं आज। मोस्टली नॉन ओमिक इज रिलेटेड विद योर सेमी कंडक्टर, तो जब हम सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे देयर वी आर गोइंग टू स्टडी दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, विल स्टार्ट। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए पहले हम लोग जाते हैं अपने कंडक्टर पे, विच इज़
विच इज़ नॉट कनेक्टेड, आइसोलेटेड कंडक्टर है विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद आर, किसी भी पोटेंशियल से कनेक्टेड नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अपना रैंडम मोशन कर रहे हैं जैसे कि हमने देखा था, दे आर डूइंग द रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। ठीक है, अपना रैंडम मोशन कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। हमने देखा था रैंडम मोशन होता है तो एक कोई डायरेक्शनल फ्लो नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से मेरा नेट जो फ्लो होगा किसी भी एरिया के थ्रू, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो 2 इधर आ जाएंगे, तो नेट फ्लो मेरा किसी भी एरिया के थ्रू 0 आ जाएगा। ठीक है, सो नेट फ्लो 0 हो जाएगा, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, ऑल्दो द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग at some random motion with a thermal energy but the net flow is 0, that's why there is no current। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अंदर माइक्रो लेवल पे, जब हम इसके अक्रॉस पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, जब पॉजिटिव नेगेटिव कर लिया आपने तो बिकॉज ऑफ वी योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? यू विल बी हैविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगेगा? देयर विल बी अ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, दैट इज़ नथिंग बट Q इंटू ई। ठीक है, सो Q इंटू ई लगेगा, बट क्या होते हैं ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे विल नॉट गेट एक्सेलरेटेड विद दिस फोर्स डायरेक्टली। ठीक है, एकदम से एक्सेलरेट नहीं हो जाएंगे, एक्सेलरेट होंगे बट इफ़ यू सी कि इनका मोशन इट इज़ नॉट लाइक अ स्ट्रेट लाइन मोशन, के आपने इसको इतना फोर्स दे दी एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेलरेटेड लाइक दिस, सो इट विल नॉट बी लाइक दिस। इनका जो मोशन होगा दैट विल नॉट बी इन ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज दे आर गोइंग टू एनकाउंटर लॉट ऑफ एटम्स होंगे इसके अराउंड में। इट इज़ नॉट एन एम्प्टी के एक बस लाइन में इलेक्ट्रॉन रखे हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इलेक्ट्रॉन है, देन देयर आर मल्टीपल एटम्स अराउंड देम, आयंस होंगे, देयर आर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स अराउंड देम। तो क्या होगा सबसे, ये दे आर कीप ऑन हैविंग द कोलिजन विद ऑल ऑफ देम, सो कंटिन्यूसली सबसे कोलिजन होता रहेगा, जैसे कि हम इसमें देखेंगे इस वाले में। सो वी सी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड इट इज़ गोइंग टू गो कंटिन्यूस कोलिजन विद मल्टीपल पार्टिकल और फाइनली जाके वो यहाँ पे आके हो गया। ठीक है, सो इतना मूव किया बस ये, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका हुआ है मूवमेंट हुआ है थोड़ा बहुत, जैसे हमने रैंडम मोशन में देखा था, देयर इज़ नो इन आवर रैंडम मोशन, जो हमने अपना रैंडम मोशन देखा था इसके अंदर कोई नेट फ्लो नहीं हुआ, बट यहाँ पे हमने देखा थोड़ा सा नेट फ्लो हो रहा है। ठीक है, बट ये नेट फ्लो बहुत छोटा नेट फ्लो होता है, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के माई इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टिंग वेरी स्लोली। ऑल्दो अगर हम देखें इसका ये डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल है, बट इसका पाथ लेंथ देखें इट इज़ डूइंग अ वेरी काफ़ी बड़ा पाथ लेंथ ले रहा है। ठीक है, इट इज़ बीन कोलाइडिंग विद लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फाइनली इट इज़ कमिंग अप हियर, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ डिस्प्लेसमेंट। अगर हम देखें दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ डिस्प्लेसमेंट, और ये सारा जो होगा इसका ये जो कोलाइड करके इधर उधर होके आ रहा है दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ पाथ लेंथ। तो हमने देखा कि इसका कुछ एक नेट मूवमेंट हुआ है विच वी कॉल अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, विच वी कॉल अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो नेट मूवमेंट हुआ है इसका अलॉन्ग दिस डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी विच वी कॉल अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या होती है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इन द कमिंग पार्ट, बट दिस इज़ हाउ द इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टिंग मतलब कि जैसे होता है ना, यूल कंसिडर दिस सिनारियो, एक ऐसे टाइप का गेम नहीं होता कि यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन बिटवीन। ठीक है, एंड यहाँ पे आपने बॉल रख दी एंड द बॉल विल स्ट्रक अप हेयर गो देयर, स्ट्रक अप देयर गो हेयर, यहाँ पे जाएगी, ये स्ट्रक अप होगी, इधर होगी, ऐसे करके बॉल फाइनली यहाँ पे आएगी। सो बॉल ने इतना सारा पाथ लेंथ क्रिएट किया बट नेट डिस्प्लेसमेंट यही हुआ इसका। तो सेम वे if we see okay this is what it is happening here also in our case। ठीक है, यहाँ पे सेम इसी तरीके से my electrons is moving, so we'll say कि it is not moving in a straight line, they will encounter collision with our atoms, ions and molecules, they will just drift in a particular direction। ठीक है, they will just drift in a particular direction, they will not be accelerated as soon as you apply the electric field, they will be just drifting very slowly in the opposite direction of your electric field। electrons है ना, in the metallic conductor or charge carriers are electrons। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। अब हम देखते हैं अपना वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट। ठीक है, अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। तो हम लोग कंडक्टर लेते हैं, विल कंसिडर कंडक्टर, उसके अंदर विल कंसिडर ये वाला Q से P, विल कंसिडर दीज टू एरिया, इन दोनों के बीच का एरिया का डिस्टेंस वी आर टेकिंग इट VD। वाई वी आर टेकिंग इट VD? बिकॉज टेकिंग इट VD के सपोज यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट किया इसने, तो इफ़ वी टेक दिस लेंथ VD, तो यहाँ पे जो टाइम आएगा मेरा, तो दैट इज़ VD डिवाइडेड बाय जो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, टाइम आ जाएगा मेरा 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम आ जाएगा मेरा 1 सेकेंड अगर मैं लेंथ भी इसकी VD लेके चल रहा हूँ इन दोनों के बीच की। ठीक है, सो दैट्स वाई आई एम टेकिंग इट VD। सो जो मेरा पर यूनिट टाइम निकालना होगा, बिकॉज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस कॉन्सेप्ट कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक कितना मेरा करंट क्या होता है, करंट होता है आपका किसी भी एरिया के थ्रू, जो परपेंडिकुलर एरिया के थ्रू कितना मेरा चार्ज फ्लो कर रहा है। सो आई हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ से यहाँ तक
पर यूनिट टाइम में मेरा कितना चार्ज फ्लो किया. सो आई हैव टू फाइंड आउट द टोटल चार्ज. चार्ज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू फाइंड आउट कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी पासिंग थ्रू फ्रॉम हेयर टू हेयर. ठीक है, इनटू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूंगा मैं, एक इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखूंगा, वॉल्यूम देखूंगा कितना है ये, एंड आई विल मल्टीप्लाई देम. तो इट विल गिव मी द टोटल चार्ज इनटू उसके चार्ज, सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई विल गेट द टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लोइंग. और पर यूनिट निकालना है. सो बिकॉज आई एम टेकिंग दिस लेंथ एज वी डी, तो ये टाइम टेकन कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में. सो वी डी डिवाइड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अगेन वी डी, सो दैट विल बी 1 सेकेंड. सो charge flow मेरा Q comes out to be equal to I because time is my 1 second. So that's why I'm taking this value as a VD. ठीक है. So N is the free electrons per unit volume. Now we'll start doing the calculation. So यहाँ पे electron crossing the PQ, how much electrons are crossing the PQ? It is number of electrons into volume. ठीक है, number of electrons we are taking per unit volume is N. We have mentioned here number of electron per unit volume is N into volume. volume के लिए क्या किया मैंने, length into, ये वॉल्यूम क्या होता है मेरा, लेंथ इंटू एरिया. ठीक है, लेंथ क्या है मेरा, दिस इज वी डी. ठीक है, लेंथ इज वी डी. तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वी डी इंटू एरिया. ठीक है, सो दैट विल गिव मी माई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर पासिंग थ्रू. अब मैं इसका चार्ज निकालूंगा, आई मल्टीप्लाई बाई ई. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ई, तो आई चार्ज हो गया मेरा ई. नाउ द चार्ज पास फ्रॉम क्यू टू पी. ठीक है, पर सेकेंड कितना चार्ज पास कर रहा है. सो वी आर ऑलरेडी हैविंग दिस. टाइम कितना यहाँ से यहाँ तक जाने में, टाइम कितना है मेरा, टाइम वी हैव ऑलरेडी सीन एल बाई वी डी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है मेरे इलेक्ट्रॉन्स की, और यहाँ पे एल कितना लिया मैंने वी डी. सो टाइम कम्स आउट टू बी 1 सेकेंड. सो पर यूनिट टाइम निकालेंगे, यूनिट चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम. सो इट विल बी डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड ओनली. सो विल गेट आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी. ठीक है, सो दैट इज माई रिलेशनशिप. आई इज इक्वल टू एन वी डी इंटू NANEA-VD. So that is my current comes out to be. ठीक है, अब इसको मैं अगर नीचे ले आऊँ, so current divided by area is nothing but my current density. So NEVD is my current density. So यहाँ पे current density देखेंगे, ये है मेरा, if the metallic conductor are there, so this will be the electrons. So electrons जो होगा I'll take it minus. ठीक है, सो दिस विल बी फॉर द कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स है. तो माई जो डायरेक्शन होगी मेरी जे की, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ माई बिकॉज यहाँ पे अगर मैं चार्ज लूँ इसका ई का तो माइनस आएगा ना. सो जो मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है, सो सपोज दिस इज माई ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्शन हेयर. सो चार्ज विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. सो सेम चार्ज विल बी फ्लोइंग, करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. सो करंट की डायरेक्शन ही मेरी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है. सो जे कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस ई वी डी. ठीक है, फॉर द कंडक्टर्स. अगर चार्ज कैरियर मेरे पॉजिटिव नेगेटिव है, सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ देयर चार्ज कैरियर्स, लाइक आयंस हो गए, पॉजिटिव आयंस हो गए, सो विल पुट पॉजिटिव हेयर. सो यहाँ पे जो करंट होगा या करंट डेंसिटी होगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई वी डी होगा. ठीक है, बट इन द मेटेलिक कंडक्टर इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ माई वी डी. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस. ठीक है, सो ये मेरा रिलेशनशिप है, जस्ट रिमेंबर दिस रिलेशनशिप, वी आर गोइंग टू यूज इट. करंट इज इक्वल टू NEA-VD. ओके, अब इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसी के बेसिस पे यहाँ पे मेरे को देख रखा है कि एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम एक थोड़ा यहाँ पे विल सी द कंपैरिजन आल्सो बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो द वेलोसिटी इज देयर. सो विल ट्राई टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन देम. तो यहाँ पे क्या है, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कॉपर वायर अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है मेरे को. करंट मेरे को दे रखा है 1.5. ठीक है, कॉपर वायर है, ईच कॉपर एटम इज रफली कंट्रीब्यूटेड 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, हर कॉपर एटम में जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है 1 है. तो नंबर ऑफ एटम्स वी कैन फाइंड आउट, तो दैट विल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन से चार्ज निकाल लेंगे. और नंबर ऑफ एटम्स मुझे पता है इन माई मोलर मास, नंबर ऑफ एटम्स इज नथिंग बट माई एवोगैड्रो नंबर. सो दैट रिलेशनशिप विल फाइंड आउट. डेंसिटी मेरे को दे रखी है कि 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द वॉल्यूम मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में निकालेंगे. सो दैट विल कंसिडर इट एज अ मास. ठीक है, क्योंकि हम निकालेंगे और मास क्या होता है मेरा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. अब वॉल्यूम जो मैं ले रहा हूँ दैट इज वी आर टेकिंग 1 मीटर क्यूब. ठीक है, 1 मीटर क्यूब में निकालेंगे. सो मास कम्स आउट टू बी इक्वल टू माई डेंसिटी. सो यहाँ पे विल टेक इट एज अ मास. एटॉमिक मास मेरे को दे रखा है. सो हम लोग क्या करेंगे, हमारे को 63.5 U में मेरे कितने नंबर ऑफ वो होते हैं मेरे एटम्स, Na. ठीक है, एवोगैड्रो नंबर 1 में कितने हुए, Na/63.5, और मेरे इतने किलोग्राम में कितने हो गए, इंटू 9 × 10⁻³ और किलोग्राम को मैं
ग्राम में कन्वर्ट करूँगा इंटू 10⁻³ तो इतने नंबर ऑफ मेरे एटम्स हो गए और सेम इतने नंबर ऑफ मेरे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मेरे को निकालने एन की वैल्यू आ गई मेरी, इतने नंबर ऑफ मेरे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो दीज मनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, आई इज़ माई एन, ए ई वी डी होता है, यहाँ पे एन आ गया मेरा, ई मेरे को पता है, एरिया मेरे को दे रखा है, वी डी निकालना है, करंट मेरे को दे रखा है, सो वी कैन कम फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी डी बिकॉज मेरे को एन निकालना था बस। यहाँ पे एन मैंने निकाल लिया, एन कम्स आउट टू बी दिस, हमने सारी वैल्यू डाल दी यहाँ पे, 6.0 एवोगैड्रो नंबर डाल दिया, दिस वैल्यू इज़ द मास एंड दिस इज़ द मोलर मास, तो इससे मेरा आ गया 8.5 इंटू 10⁻23 दिस मैनी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दिस मैनी हमें दिया ना 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और 1 एटम दोनों बराबर है, सो दिस मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए मेरे यहाँ पे एन। अब मैंने इसको क्या किया, वी जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19 हो गई, एरिया मुझे पता है, एरिया इज दिस वन, वी पुट द वैल्यू ऑफ एरिया, आई की वैल्यू डाल दी ऊपर, एंड फ्रॉम देयर वी डी मेरे पास आया दिस वन 1.1 इंटू 10⁻−3, सो दिस मच इज़ द वी डी, इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। नॉर्मली 10⁻⁴ की रेंज में होती है मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इतनी छोटा मतलब आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज़ हाउ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। ठीक है, तो एट दिस इट इज़ फ्लोइंग। ठीक है, और अगर मैं देखूँ, मैं यहाँ पे दे रखा है compare the drift velocity obtained with the speed of propagation of my electric field along the conductor। ठीक है, causes a drift motion, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट प्रोपोगेट एट अ स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ 3 इंटू 10⁻10। आपको इसका कंपैरिजन देखें तो इट इज़ ऑलमोस्ट 10⁻11। ठीक है, अगर इन दोनों का कंपैरिजन देखूँ, सो माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ फ्लोइंग 10⁻11 फैक्टर मोर, और अगर मैं इसका देखूँ वी डी इज़ ऑलमोस्ट 10⁻−11 फैक्टर लेस देन माई प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो ये एक याद रखना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज़ नॉट लाइक कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इट विल गेट एक्सीलरेटेड, तो उसकी बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्लो, एक पर्टिकुलर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मूव करेगा आफ्टर द कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी स्लो डाउन होके इट इज़ मूविंग कॉन्स्टेंटली विद अ स्मॉलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पे इस केस में इतनी आ रही है, बट नॉर्मली जो मेटल कंडक्टर के में होती है मेरी 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की रेंज में ज़्यादातर होती है जो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है मेरे को, फाइंड द, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोलाइड करके चलता है ना, हमने इस वाले केस में देखा था, दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, तो हमारे को टोटल पाथ लेंथ निकालनी है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन इन द टाइम इंटरवल जब वो डिस्प्लेसमेंट उसका 1 मीटर है। जब डिस्प्लेसमेंट इसी वाले क्वेश्चन का अगर मैं ये वेलोसिटी लेके चलूँ तो डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, यहाँ से टाइम निकाल लूँगा 1 डिवाइडेड बाई ये वी डी। ठीक है, इससे मेरा टाइम आ जाएगा। अब इस टाइम में मेरे को निकालना है टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। तो नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन की मेरी स्पीड होती है इन द मेटल, ठीक है, वो होती है 10⁻⁶। ठीक है, 10⁻⁶ ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की मेरी स्पीड होती है बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, दैट इज़ माई स्पीड। सो दिस इज़ माई स्पीड, जो जिस स्पीड से मूव कर रहा है ना, ये ऐसे जो मूव कर रहा है, जिस स्पीड से मूव कर रहा है, सो दैट इज़ 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ माई इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। सो आई पुट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करूँगा, टाइम मेरा यहाँ से आ गया, दैट इज़ 10⁻³ इंटू 10⁻⁶। सो डिस्टेंस टोटल इसने पाथ लेंथ ट्रेवल किया 10⁹। ठीक है, कैन यू सी कि इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया 1 मीटर ट्रैवल करने के लिए, हाउ मच इज़ द डिस्टेंस पाथ लेंथ ट्रैवल, 10⁹ इज़ द पाथ लेंथ ट्रैवल। सो दैट इज़ द कंपैरिजन, यू कैन सी कि हाउ मच इज़ द पाथ लेंथ, ये जो इसने ट्रैवल किया है इतना सारा, that is what it is traveling, and finally it is moving a very small displacement. ठीक है, so that's why that's the beauty of these two questions कि यहाँ पे आपको प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करा रहा है और यहाँ से आपको दिखा रहा है कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। बट इससे एक और क्वेश्चन उठ सकता है कि जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो एकदम से लाइट कैसे जल जाती है जब इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग सो स्लो। वी आर गोइंग टू आंसर दैट एट द कमिंग पार्ट, वी आर गोइंग टू आंसर दैट कि आपने एकदम से स्विच ऑन किया, सो इंस्टेंटली योर बल्ब गेट स्विच ऑन। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इतनी स्लो है तो हाउ कम इट गेट स्विच ऑन, बट इट जो करंट फ्लो करता है दैट इज़ ऑलमोस्ट माई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड से ही करता है, दैट इज़ 3 माई वेलोसिटी ऑफ लाइट से करता है, स्पीड ऑफ लाइट से 3 × 10⁸ से। सो विल सी दैट इन द कमिंग लेक्चर क्या होता है, बिकॉज दैट्स अ कॉमन मिसकंसेप्शन पीपल हैव कि इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज़ क्वाइट लेस, तो फिर एकदम से स्विच हम प्रेस करने पे एकदम बल्ब कैसे जल जाता है। वी आर गोइंग टू सी दैट इन कमिंग पार्ट।
अब हम देखते हैं लीनियर मोमेंटम क्या है मेरे इलेक्ट्रॉन की। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू माय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मास निकाल लेते हैं यहाँ से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मास इनटू वॉल्यूम, ठीक है, मेरे को टोटल मास निकालना ना। सो मास इन माय, इस पूरे मास में हाउ मच इज़ माय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन, ठीक है, वॉल्यूम हो गया मेरा जो मेरा कंडक्टर है इंटू एल इंटू मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इंटू वी डी, ठीक है। वी डी मैंने डाल दिया आई डिवाइडेड बाई एन ई ए, ठीक है, वी डी हमने ऑलरेडी निकाला था, आई डिवाइड बाई एन ई कर दिया, ए एन, ये एन से कैंसिल, ए से कैंसिल, सो मेरा यहाँ पे आ गया लीनियर मोमेंटम आ गई इलेक्ट्रॉन की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन, सिंगल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज़ माई लीनियर मोमेंटम, राइट। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल मॉडल, ठीक है। अब अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। वी आर गोइंग टू रिलेट इट विद आवर रेजिस्टिविटी हेयर, वी आर गोइंग टू रिलेट द करंट विद द माइक्रो फैक्टर्स, ठीक है। करंट एक माइक्रो फैक्टर है, माइक्रो फिनोमिना, सो वी आर गोइंग टू रिलेट इट विद द माइक्रो फैक्टर्स। इलेक्ट्रॉन, चार्ज, वी डी और ई की टर्म्स में निकालेंगे अब हम। सो स्टार्ट वहीं से करते हैं हम लोग कि रैंडम मोशन हो रहा है हमारा, कोई कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। रैंडम मोशन में एवरेज स्पीड हमने देखी थी, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखी थी, 10⁻⁶ होती है, बट नो नेट डायरेक्टेड मोशन हमने ऑलरेडी देखा। इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सारा घूम घाम के, नेट डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो है, ये सारा घूम घाम के इधर उधर घूम घाम के वापस आ जाता है, ठीक है। बट जब मैं अप्लाई करता हूँ वोल्टेज तब थोड़ा सा आगे मूव करता है, नहीं तो ये घूम घाम के वापस आ जाता है। सो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। सो एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी जीरो फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स बिफोर वी कनेक्ट द पोटेंशियल डिफरेंस और द पोटेंशियल। सो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किसी भी एरिया के थ्रू नेट फ्लो जो होता है मेरा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे लेफ्ट में जा रहे होंगे उतने राइट में, सो नेट फ्लो कम्स आउट टू बी जीरो, ठीक है। और दिस इज द एवरेज स्पीड विथ विच माई इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। सो देर इज नो डायरेक्टेड मोशन, सो इट इज़ लाइक अ गैस मॉलिक्यूल, वी कैन कंसिडर इट लाइक एन इलेक्ट्रॉन गैस, इट इज़ रैंडमली मूविंग। सो इट इज़ कोलाइडिंग विद द एरे ऑफ एटम्स, ठीक है। ये जब मूव कर रहा होगा बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी, it is going to collide with the array of atoms, so that is going to contribute to the resistivity at a normal temperature, ठीक है। that is going to contribute the resistivity क्या है, that is to oppose the रेजिस्टिविटी क्या होती है, बेसिकली रेजिस्टिविटी इज माई टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, मूविंग ऑफ द चार्जेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो बिकॉज ऑफ द एरे ऑफ एटम्स, बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन, वो स्लो डाउन हो जाती है। जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे उतना जो मेरा इलेक्ट्रॉन होगा स्लो डाउन मूव करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन मूव करेगा उतना मेरा करंट कम होगा, दैट मीन्स मेरा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो दैट इज द कोलिजन कंट्रीब्यूट्स टू द रेजिस्टिविटी, ठीक है। एट ए नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ता है तो एक और फिनोमिना आता है विच वी आर गोइंग टू सी इट इन द कंसेप्ट ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, हम लोग देखेंगे अभी वो वाला भी। अब मैंने क्या किया, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया हमने, ये अप्लाई द पोटेंशियल, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर, नाउ दिस रैंडम थर्मल मोमेंट विल, नाउ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसमें दे विल स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी थी मेरी 10⁻⁴ वर्सेस सी द स्पीड देखो आप कितनी है 10⁶। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 10⁻⁴ मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। दैट इज अपोजिट टू आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू आवर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा जिसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी दे विल गेन द काइनेटिक एनर्जी and this kinetic energy will be lost in the collision. They have gained some kinetic energy as soon as the electric field be applied. ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी की वजह से क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन आ गई, मोशन की काइनेटिक एनर्जी की वजह से दे विल स्टार्टेड कोलाइड करेंगे, तो दे आर गोइंग टू इंक्रीज द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द एटम, जिसकी वजह से कंडक्टर वार्म अप हो जाता है, ठीक है। बिकॉज हम देखते हैं ना करंट फ्लो की वजह से देयर इज़ अ हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का, द कंडक्टर विल गेट वार्म अप। तो क्या होता है, क्यों होता है, बिकॉज जो जितना भी मेरी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, द इलेक्ट्रॉन्स गेन योर काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ कोलिजन हो रहा है तुम्हारे आसपास के एटम्स के साथ, तो कोलिजन की वजह से दैट बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन दिस एनर्जी दे आर ट्रांसफरिंग दिस एनर्जी टू द एटम्स एनर्जी। तो एटम्स की क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से एटम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो द होल कंडक्टर गेट वार्म अप, ठीक है। सो जो कोलिजन है मेरा, एक और कंडीशन लेके चलता हूँ कि मोशन मेरा बिफोर कोलिजन देयर इज़ नो लिंकेजेस के कोलिजन के पहले का मोशन क्या है, बिल्कुल रैंडम है। कोलिजन के पहले का मोशन और कोलिजन के बाद का मोशन जो है दैट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट, देयर इज़ नो रिलेशनशिप इन बिटवीन देम, ठीक है।
तो अब हम ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, अब हम बिल्डअप करेंगे इसके ऊपर. सो नाउ लेट द मोबाइल चार्जर, हम लोगों ने देखा कि मोबाइल चार्जर इस मेटल में इलेक्ट्रॉन होता है, बस विल टेक इट क्यू एस क्यू और एम मोबाइल, अगर कोई और हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें क्यू और एम होगा, बट इन मेटल वी आर कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, तो उस पर फोर्स कितनी लगी, माइनस ई टाइम्स ऑफ ई. ठीक है, ये फोर्स लग गई, दिस फोर्स, यही फोर्स इसको मूव कराएगी. ठीक है, तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ए इट इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई. यहाँ से एक्सेलरेशन आ गई मेरी माइनस ई बाय एम ई. ठीक है, दैट इज़ माई एक्सेलरेशन इज कम. तो ई सेम, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर मेंटेनिंग द पोटेंशियल, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, जिसकी वजह से जो मेरा एक्सेलरेशन है दैट विल बी सेम. सो माई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा अभी. और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की हमने इक्वेशन पढ़ी थी, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस जो पढ़ी थी, उसके अंदर हमने इक्वेशन लगाई अपनी v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी. ठीक है, अब यहाँ पे जो इनिशियल मेरी वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज के ई अप्लाई करने से पहले, तो वो क्या होगी मेरी इनिशियल वेलोसिटी, दैट विल बी जीरो, बिकॉज एट दैट टाइम जो नेट वेलोसिटी जो आ रही थी मेरी जीरो थी ना. वी हैव सीन के जितना भी ये एवरेज वेलोसिटी जीरो आ रही थी, जितना भी ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जहाँ पे मूव करके वापस उसी पॉइंट पे आ रहे थे. सो दैट्स वाई एवरेज वेलोसिटी जीरो. सो दिस कम्स आउट टू बी जीरो. इनिशियल वेलोसिटी बिकॉज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी जीरो. दिस विल कम्स आउट टू बी जीरो. सो जो मेरी वेलोसिटी आ गई दैट इज़ व्हाट माई वी डी. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ मूविंग ना आफ्टर कोलिजन, दिस इज़ व्हाट इट इज़ मूविंग. सो दिस इज़ माई वी डी कितनी आ गई, माइनस ई डिवाइड बाई एम ई. और ये जो टी है दैट इज़ व्हाट वी कॉल द रिलैक्सेशन टाइम, विच वी कॉल द एवरेज टाइम बिटवीन द कोलिजन. ठीक है, सो कोलिजन के बीच में माई एवरेज टाइम, हम लोग कहियो कि वी आर टेकिंग द एवरेज टाइम ऑफ इंटरवल बिटवीन द कोलिजन. ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स के विद डिफरेंट एटम्स इट्स गोइंग टू रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, विद कई का कोलिजन का टाइम ज़्यादा होगा. सो वी आर जस्ट टेकिंग द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन द कोलिजन एयर. सो दिस इज माई एवरेज टाइम इंटरवल विच वी ऑल्सो कॉल द रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम कोलिजन के बीच का जो टाइम है. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द रिलैक्सेशन टाइम. तो यहाँ से मेरा वी डी आ गया, वी हैव गॉट द वी डी इन टर्म्स ऑफ आर माइक्रो फैक्टर्स. इलेक्ट्रॉन आ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, कोलिजन के बीच का टाइम आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. सो दीज आर ऑल माई माइक्रो लेवल फैक्टर. सो मैंने वी डी को तो रिलेट कर दिया माइक्रो लेवल से. अब वी डी मुझे पता है, वी डी इज़ रिलेटेड विद आई एन ए ई वी डी होता है मेरा. तो आई कैन रिलेट माई आई विद माई माइक्रो फैक्टर आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू, वी डी की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल के. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. आई इज इक्वल टू एन ए वी डी. I just put the value of Vd here. So this is nothing but n, ये यहाँ से e स्क्वायर e टाउ a डिवाइड बाई मी. तो यहाँ पे ये सारे जो होंगे मेरे, दैट इज़ व्हाट जो करंट है एट अ मैक्रो लेवल व्हाट यू आर सीइंग, इट इज़ जस्ट द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. जो कोलिजन के बीच में जो कोलिजन है उन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल, दिस इज़ योर एरिया ऑफ योर कंडक्टर, दिस इज़ योर चार्जेस. ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड योर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज़ व्हाट इट्स हैपनिंग एज अ माइक्रो लेवल विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू योर आई, विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू योर आई. ठीक है, नाउ ओम्स लॉ क्या कहता है मेरा. ओम्स लॉ वी हैव सीन के व्हेनेवर यू अप्लाइड अ वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, सो इनिशियली एट स्मॉल I it is increasing linearly. ठीक है, so we have seen क्या होता है मेरा रिलेशनशिप I is equal to delta V डिवाइड बाय R. ठीक है, now अब मैं क्या करूँगा, I'll just relate this value I की value, will relate this value of I with this ohmic with this R. ठीक है, यहाँ से R से will try to create a relationship between resistivity. अब देखते हैं वो कैसे निकालेंगे. I को मैंने लिख दिया डेल्टा V बाय R, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. डेल्टा वी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा वी इज़ नथिंग बट माई, पहले एल को आर को लिख लेते हैं रो एल बाई ए. ठीक है, डेल्टा वी को मैंने लिख दिया ई इंटू एल. ठीक है, वी को पोटेंशियल को लिख दिया ई इंटू एल, ये रो एल बाई ए. एल से एल कैंसिल हो गया मेरा, यहाँ पे आ गया मेरा ई ए बाय रो. ठीक है, रेजिस्टिविटी आ गई मेरी ई ए बाई रो. अब मैं ये ई ए बाई रो को आई जस्ट इक्वेट इट विद दिस आई, ये जो मैंने यहाँ पे निकाला है. ठीक है, तो ये मेरा हो गया एन ई स्क्वायर ई टाउ ए बाई एम ई ए से ई ए कैंसिल, तो मेरे रेजिस्टिविटी आ गई. दिस इज़ माई रेजिस्टिविटी इज लिंकिंग विद योर रेजिस्टेंस. ठीक है, रेजिस्टिविटी जो होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन एनी एक्सटर्नल फैक्टर लाइक ई और वी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं कर रही है. सी रेजिस्टिविटी बिकॉज योर रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग अपॉन योर वी. ठीक है, बट हेयर इफ यू सी रेजिस्टिविटी इज ए मटेरियल्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, सो इट इज़ ओनली डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल फैक्टर्स. ठीक है, सो क्या है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पे डिपेंड कर रही है, और जो कोलिजन के बीच का टाइम है उस पर डिपेंड कर रही है. सो दिस जस्ट रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज दिस फैक्टर इज गोइंग टू लिंक हेयर विद रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर.
So just remember this formula. It is resistivity is me divided by n e square tau. ठीक है, हमने देखा यहाँ पे resistivity does not depend upon electric field and your delta V. So it is an intrinsic property of your conductor. It depends only on your mass, number of electrons and your electronic charge. ठीक है, J क्या हो गया? J आपका I डिवाइडेड बाई, आपने यहाँ से इन दिस यू जस्ट डिवाइडेड बाई, ये यहाँ से डिवाइड कर दो एंड फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर J. ठीक है, J आपका आ गया एन ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम ई. ठीक है, दैट इज़ योर, आपने A नीचे ले गए आप I के, सो दैट इज़ व्हाट योर करंट डेंसिटी. ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मेरे फैक्टर्स थे, एक तो ये वाला है दैट करंट इज मैक्रो फिनोमिना, हाउ वी लिंक इट टू द structural level at a micro level, that is what के इन फैक्टर की वजह से these are the factor which is contributing my current. ठीक है, and now we link it with the resistivity and we have seen resistivity does not depend upon the E and V, depends on some intrinsic factors. So intrinsic factor क्या थे? mass of electron, number of electron and the charge on electron. On these my conduct and my relaxation time. ठीक है, बिकॉज दीज थ्री आर, हमारा क्या होता है ना, कंडक्टर के अंदर हम लोग देखेंगे मेटेलिक कंडक्टर के अंदर ये तीनों चीज़ कांस्टेंट रहती है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, और कंडक्टर के अंदर मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट रहते हैं. ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर जो वेरी करता है, टाउ वेरी करता है. ठीक है, विद द टेम्परेचर, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी में चेंज आता है. सो नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी दैट ओनली. ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वही देखते हैं, बट उससे जाने से पहले वी आर गोइंग टू आंसर फ्यू क्वेश्चन के जैसे हम व्हेनेवर वी स्विच ऑफ इंस्टेंटली बल्ब कैसे जल जाता है. वी आर गोइंग टू आंसर दैट, प्लस वी आर गोइंग टू सी, हमने ऑलरेडी देख लिया है डिफरेंस. वी आर गोइंग टू जस्ट गो थ्रू दैट डिफरेंस अगेन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है. हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में द चार्ज जो आपका होता है कंडक्टर के बाहर होता है सारा. ठीक है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो मेरा J जीरो हो जाएगा, बिकॉज J इज़ हाउ इट इज़ रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज़ हाउ. ठीक है, सो एन ई स्क्वायर आई, सेम आपका I भी इट इज़ रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, सो J जीरो हो गया, आपका I जीरो हो गया. ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन. और ये आउटसाइड कितना होता है आपने सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वी हैव स्टार्टेड दिस. अब कंडक्टर को अगर मैं इफ आई एम कनेक्टेड विद पोटेंशियल डिफरेंस, नाउ देर इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, वो कितना होगा V बाई L. ठीक है, नाउ दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, so this is my electric field. E inside will not be zero, E outside will be zero, but magnetic field will be there. जो current carrying conductor होता है that generates a electric field which we are going to study जब हम magnetic effects of current देखेंगे in the later part of our course. तो उसमें हम पढ़ेंगे magnetic field क्या होता है. ठीक है, तो E outside will get zero but magnetic field it is going to produce. So and E outside is zero because there is no accumulation of charge in the steady state. There is no static charge. All the charges are moving in the static state. ठीक है, because हर पॉइंट पे सेम चार्ज होता है. अगर मेरे 5 यहाँ पे हैं तो 5 यहाँ पे होंगे. सो दैट मीन्स यहाँ पे जो ये 5 हैं ये मूव होकर यहाँ पे आ गए, ये 5 मूव होकर यहाँ पे जाएंगे. तो देयर इज़ अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस. देयर इज़ नो स्टेशनरी चार्ज, चार्ज कहीं पे रुकता नहीं है. देयर इज़ अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस. सो इन द स्टडी स्टेट नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज. सो दीज आर द पॉइंट्स है. अब हम देखते हैं, हमने देखा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ VD जो है, इतना छोटा VD है, बट लार्ज करंट किस तरीके से प्रोड्यूस करता है, बिकॉज इन द कंडक्टर जो होता है मेरा, उसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी वेरी लार्ज. सो द करंट, सो दैट इज़ वाई दिस करंट इज़ वेरी लार्ज डिस्पाइट हैविंग द स्लो, डिस्पाइट हैविंग द स्मॉल VD. जस्ट अ सेकेंड. नाउ देखते हैं करंट प्रोपोगेट एट अ स्पीड ऑफ लाइट. इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस. इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हाउ द करंट फ्लो, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक तो मूवमेंट मेरा VD से हो रहा है, बट हाउ द करंट फ्लो एट अ स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ EF जो होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दैट क्रिएट अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल थ्रू अ स्पीड ऑफ लाइट थ्रू आउट द कंडक्टर. आपने जैसे यहाँ पे पोटेंशियल लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्रिएटेड थ्रू आउट द कंडक्टर. ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से मूव करके विद द स्पीड ऑफ दिस ट्रैवल C, विद दिस इट इज़ गोइंग टू क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट. तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से रन करके यहाँ पे जा रहा है टू क्रिएट द करंट. ठीक है, हमारे दिमाग में क्या आता है सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन रन कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, कि सेम इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूसिंग द करंट. नो, ये कंडक्टर के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है, ऑन एवरी पॉइंट इट इज़ इलेक्ट्रॉन. सो हर इलेक्ट्रॉन इट इज़ स्टार्टेड मूविंग विद VD. ठीक है, हर जगह का इलेक्ट्रॉन. तो बिकॉज माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस
पूरे कंडक्टर के अंदर विद इन दिस टाइम पीरियड. सो दैट्स वाई जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया उसी मोमेंट पे हर इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएगा. सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट रन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रॉन होता है. यहाँ पे ये नहीं है कि ये इधर की साइड में ही सारे इलेक्ट्रॉन है और यही मूव करके दे आर प्रोड्यूसिंग द करंट. नो, ऑन एवरी पॉइंट इन माई कंडक्टर देयर आर इलेक्ट्रॉन्स. तो जैसे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, सो ये वाले कंडक्टर भी मूव करने लगेंगे, ये वाले भी मूव करेंगे, इधर वाले भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे मेरे. सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट रन. जैसे बैटरी कनेक्ट करी सो बल्ब विल स्विच ऑन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड propagate at a speed of light, setting all the electrons motion together. ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड at a speed of light होता है, that started setting all the electrons, so all the electrons started moving together. So bulb, it glows immediately after it switching on. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मोबिलिटी का, फिर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सो मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी इज नथिंग बट how easily the charge is moving. ठीक है, in the conductor how easily the charge is moving, that is been denoted by your once you apply the potential difference, electric field होगा. So from there the mobility can be defined your drift velocity per unit electric field applied. So that is your formula. Mu is nothing but drift velocity per unit electric field applied. So it is a material property. So मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स. गैस जो होते हैं उसमें आयनाइज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन होते हैं. एंड योर सेमी कंडक्टर के अंदर योर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड योर होल्स आर देयर. होल्स आर नथिंग बट दे आर द पॉजिटिव चार्जेस. इलेक्ट्रॉन वैकेंसी होती हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस वहाँ पे पॉजिटिव होल्स हो जाते हैं. सो जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी मीन्स के इलेक्ट्रिक लाइक हाउ ईजिली योर चार्जेस मूव. और चार्जेस हमारे को बता रखे हैं, मेटल में इलेक्ट्रॉन है, गैस में आयनाइज्ड पॉजिटिव और नेगेटिव आए हैं, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से माई चार्जेस आर फ्लोइंग. ठीक है, और म्यू का जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, म्यू इज़ नथिंग बट योर वी डी इंटू ई. ठीक है, आप यहाँ से वी डी डाल दो, वी डी उठा के म्यू टाइम्स ई बी होता है, विद दैट इज़ योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑलरेडी पहले फॉर्मूला देखा था. सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. एंड ये आपको यू कैन पुट इट इन द current also. Current is related to your drift velocity. You can put this mu e into e in your current formula also. So there also you can get one more relationship. ठीक है, so इससे ये याद रखना कि ड्रिफ्ट whenever you apply the electric field, तो उसमें कितना पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में how much is your ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट यार. अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ऑन योर रेजिस्टेंस एंड योर रेजिस्टिविटी. सो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है ना, पहले हम रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट देखते हैं. हमने रिलैक्सेशन टाइम ऑलरेडी देख लिया. दिस इज व्हाट माय रिलैक्सेशन टाइम, दिस टाउ इज माय रिलैक्सेशन टाइम, वी हैव ऑलरेडी सीन, बट हियर वी आर डिफाइनिंग इट. सो एवरेज टाइम बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल द रिलैक्सेशन टाइम. लॉन्गर द रिलैक्सेशन टाइम, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली, इट इज़ हाईली कंडक्टिव. ठीक है, सो कंडक्टिविटी इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन योर टाउ. Conductivity it is depending upon your relaxation time, that is directly proportional. कि जितना ज़्यादा relaxation time होगा उतना ज़्यादा उसका कंडक्टिविटी होगी. अब हम देखेंगे इसको न्यूमेरिकली भी क्यों होती है. तो कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर स्क्रीन इंक्रीज़ होगा. फॉर इंस्टेंस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, दैट मीन्स कोलिजन और फास्ट होंगे, बिकॉज थर्मल एनर्जी भी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन के पास, तो द कोलिजन विल स्टार्टेड. और एटम्स के पास भी आ जाएगी जो आपके कंडक्टर के अंदर है. सो उनके अंदर जो कोलिजन होगा वो बहुत फास्ट होने लगेगा, तो मेरा टाउ डिक्रीज़ कर जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ कर जाएगा. रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ कर जाएगा बिकॉज ऑफ कोलिजन इज इंक्रीजिंग, मेरी कंडक्टिविटी इज गोइंग टू गेट डिक्रीज. कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी बिकॉज कंडक्टिविटी इज नथिंग बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माई रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, क्या होगा मेरा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रो एल बाई ए होता है ना, रो एल बाई ए. सो रो इंक्रीज करेगा, मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा. और यहाँ से भी हम देखेंगे अगर मेरा टाउ डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम दिस फैक्टर, रेजिस्टिविटी क्या होती है मेरी, रेजिस्टिविटी इज एम ई डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ. अगर मेरा टाउ इंक्रीज कर रहा है, टाउ इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स मेरी रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है, मेरा रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, सॉरी, टाउ डिक्रीज कर रहा है, मेरी रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है. सॉरी, टाउ डिक्रीज कर रहा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. टाउ इज डिक्रीजिंग, माई रेजिस्टिविटी इज इंक्रीजिंग. रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है, मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, माई रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग and resistivity is inversely proportional to your conductivity. ठीक है, so longer the relaxation time, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली. ठीक है, अगर छोटा रिलैक्सेशन टाइम है तो मल्टीपल कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव फ्रीली, सो कंडक्टिविटी लो हो जाएगी उसकी. और अनदर वे वी हैव सीन थ्रू द मैथमेटिकल
रिलेशनशिप दैट वी हैव गॉट इट हेयर, ठीक है, विद द टाउ. टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. टाउ बढ़ेगा, टाउ रिलैक्सेशन टाइम छोटा होगा, कोलिजन जितने ज़्यादा कोलिजन टेम्परेचर बढ़ेगा टाउ छोटा होगा, टाउ छोटा होगा, रो बढ़ेगा, रो बढ़ेगा, मेरा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगा, ठीक है. सो दैट इज़ अ रिलेशनशिप. नाउ विल सी कॉन्सेप्ट ऑफ आर. अब हम इसको मैक्रो लेवल पे देखते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे किस तरीके से आता है, ठीक है. सो दैट रिलेशनशिप वी आर गोइंग टू स्टडी. सो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप होता है मेरा, आर टी एट सम टेम्परेचर. तो हम क्या देखते हैं कि रेफरेंस टेम्परेचर लेते हैं इंटू 1 प्लस ये होगा मेरा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ माय रेजिस्टेंस होता है कि फॉर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर हाउ मच इज़ द रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग, ठीक है. सो दैट इज़ माय अल्फा टी माइनस टी नॉट. टी मेरा जिस टेम्परेचर पे मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है और जो मेरा रेफरेंस टेम्परेचर है उस पर कितना रेजिस्टेंस है. तो टी माइनस टी नॉट, सपोज रेफरेंस टेम्परेचर मैं 0 ले रहा हूँ तो यहाँ पे टी नॉट पे 0 पे कितना रेजिस्टेंस आएगा, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू पुट, प्लस बीटा इंटू टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर. सो दिस इज़ माई बेसिकली दिस इज़ अ रिलेशनशिप. बट जब मेरा वेन एवर माई अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, अल्फ़ा मोस्टली केसेस में स्मॉल होता है तो बीटा उससे भी स्मॉल होता है, तो ये वाली टर्म हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं, ठीक है. वी अवॉइड दिस टर्म, ठीक है. तो वी जस्ट टेक दीज टू टर्म बिकॉज ये इटसेल्फ बहुत स्मॉल होती है. तो जब भी ये वाला फैक्टर बहुत स्मॉल होता है ना अल्फा इंटू डेल्टा टी का मेरा, सो वी कंसिडर अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन, कि जिस तरीके से मेरा टेम्परेचर के साथ और रेजिस्टेंस के साथ वी कंसिडर अ लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है. वी कंसिडर लीनियर रिलेशनशिप. वी रिमूव दिस टर्म बिकॉज इट इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल इन प्योर मेटल्स, ठीक है. बट मेक श्योर दिस फैक्टर अल्फा इंटू डेल्टा टी दिस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है. जब ये स्मॉल है इट शुड बी लेस देन 1, तब आप ये लीनियर रिलेशनशिप अप्लाई कर सकते हैं. अगर इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 देन यू हैव टू गो बाय द बेसिक्स दैट वी आर गोइंग टू सी इन वन ऑफ आवर क्वेश्चन. बट अदरवाइज पहले आप देखेंगे अल्फा टी अगर आप वेरी लेस देन 1 है तो देन यू कैन गो विद दिस लीनियर रिलेशनशिप. वो क्या होती है मेरी, आर टी इज़ माई आर टी नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है. नाउ आर टी क्या हो गया, जो मेरे को टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस निकालना है बिकॉज मेरा एट सम टेम्परेचर एट सम टी जीरो पे ये मेरा टेम्परेचर है, ठीक है. विद द टेम्परेचर इंक्रीज व्हाट इज़ माई आर टी, सो वी हैव गॉट अ लीनियर रिलेशनशिप हेयर. दिस इज माई टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर ए गिवन मेटल, इट इज़ गिवन विद रेफरेंस टू इट्स टेम्परेचर. नाउ विल सी के मेरी जो ये how my resistance is varying with my how my resistance this RT is varying with the temperature, ठीक है. how my resistance and resistivity is same, so how my resistance and resistivity are varying with the multiple with our conductor alloys semiconductor we are going to see. suppose if we see the conductor, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा. सो वी हैव ऑलरेडी सीन द कॉन्सेप्ट. क्यों बढ़ेगा, बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा एंड रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रेजिस्टिविटी. सो रेजिस्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका ये फिनोमेना आएगा. बट एज ए स्मॉलर अगर आपका अल्फा ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है तो यू कैन कंसिडर द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है. अगर ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है आपकी, ठीक है, वरना ये इट इज़ गोइंग टू गो लाइक दिस. एलॉयज और एलॉयज हो गए सच एस मैंगनीन और नाइक्रोम और यूरेका. इन दीज सेट ऑफ एलॉयज क्या होता है, तो योर रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इट इज़ नॉट वेरिंग विद टेम्परेचर, ठीक है. दे मेड इन अ मैनर कि आपका जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इट इज़ नॉट वेरिंग इन दीज एलॉयज मैंगनीन नाइक्रोम यूरेका. सो दीज आर द एलॉयज कांस्टेंट इन, सो इन दिस योर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट. थर्ड हो गया मेरा सेमीकंडक्टर, कार्बन एंड इंसुलेटर. उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. Resistance is decreasing with the increase in temperature. We are going to see why it is happening in the semiconductor, carbon and insulator. We are going to see that. We are going to see in the, because इसमें क्या होता है here जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको मैं क्वालिटेटिवली बता रहा हूँ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसके अंदर रिलैक्सेशन टाइम, बिकॉज यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही बहुत कम है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही बहुत कम है, ठीक है. यहाँ पे एन, यहाँ पे जो टाउ होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाउ जो मेरे ये होते हैं, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई कोलिजन नहीं है. तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊँगा जो इन सब के एन बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो करंट बढ़ता जाएगा. नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे ना, यहाँ पे एन बढ़ता है मेरा, ठीक है. हमने देखा था ना इस वाले में, रो वाले फैक्टर में एन भी है मेरा. बेसिकली इसमें जो एन है यहाँ पे भी नीचे है, इट इज़ नॉट गोइंग टू फॉलो दिस लॉ, ये वाला लॉ नहीं फॉलो करते. दे हैव अ डिफरेंट
we have studied here. They have a different set of thing. This is what they follow. So in the semiconductor, we'll see it here. Semiconductor और insulator tau की वजह से change नहीं होता, ठीक है. इसमें जो resistance होता है, इनमें क्या होता है, n is going to get increased. n is going to get increased, जिस n increases exponentially with temperature, ठीक है. n increase करेगा, जिसकी वजह से मेरा number of इलेक्ट्रॉन्स जैसे से बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू कंस्टिट्यूट द चार्ज ओनली. चार्ज बढ़ेगा, मेरा करंट बढ़ेगा. सो दैट इज गोइंग टू डिक्रीज माई करंट बढ़ेगा मेरा. दैट इज गोइंग टू डिक्रीज माई, दैट इज बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो रिलेशनशिप होती है मेरी एन और टी के बीच में ये होती है, एन टी एन ई ई रेज टू पावर ई जी होता है, एनर्जी गैप होता है के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी. जैसे जैसे टी बढ़ेगा मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोनेंशियली विद द टेम्परेचर इट इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज. देयरफॉर योर टाउ इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज. यहाँ पे था ना मेरा, हमने वो फॉर्मूला उधर ही लिखा हुआ है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, टाउ इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे और ये एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं. वी हैव सीन द रिलेशनशिप हेयर. जैसे जैसे बढ़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बढ़ेगा तो आपका ये घटेगा. दैट मीन्स आपका कंडक्टेंस बढ़ेगा, तो दैट मीन्स आपका करंट बढ़ेगा, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट हैपनिंग इन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल कंडक्टर में योर अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव, ठीक है. तभी आपका अल्फ़ा पॉजिटिव है, तभी आपका विद द टेम्परेचर राइज योर आर टी इज़ इंक्रीजिंग. सो यहाँ पे अल्फ़ा कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, ठीक है. यहाँ पे देखेंगे अल्फ़ा इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, ठीक है. अल्फ़ा इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो. तो इनका जो स्लोप है, स्लोप जो है इनका, दैट इज़ गिविंग मी द अल्फ़ा, ठीक है. इसका जो स्लोप है दैट इज़ गिविंग मी द अल्फ़ा. सो यहाँ पे आप देखेंगे योर, हम लोग ये वाली कंडीशन भी तब लेके चलते हैं जब अल्फ़ा इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, अल्फ़ा इज़ नॉट वेरिंग, ठीक है. तो इसके लिमिटेशन है इस वाले इक्वेशन के लेने के. बट एनीवेज आपको बताने के लिए कि ये जो है मेरा कंडक्टर है, यहाँ पे इन दिस कंडक्टर अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव, ठीक है. पॉजिटिव है, दैट मीन्स टेम्परेचर के साथ साथ अल्फ़ा पॉजिटिव है, तभी मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, माई आर टी इज़ इंक्रीजिंग. सेमी कंडक्टर में क्या है, माई अल्फ़ा कम्स आउट टू बी नेगेटिव, स्लोप इज़ नेगेटिव ना, अल्फ़ा इज़ नेगेटिव. तो जिस तरीके से मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, माई रेजिस्टेंस इज़ डिक्रीजिंग. और इसके अंदर माई अल्फ़ा इज़ ज़ीरो, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अल्फ़ा इज़ लेस देन ज़ीरो. तो ये वाला एक और रिलेशनशिप होता है इसमें अल्फ़ा और टी के बीच में, ठीक है. सो अल्फ़ा वी हैव सीन पॉजिटिव फॉर द मेटल्स. सो इट इज़ अराउंड 0.004 पर डिग्री सेल्सियस इन कॉपर. इतना रेजिस्टेंस बढ़ता है इन पर डिग्री सेल्सियस. इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, 0.00001 इन आर अलॉयस हमने देखा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली 0.0001. दैट इज़ नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटिन, यूरेका एंड मैंगनीन. एंड इट इज़ नेगेटिव इन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. हमने देखा यहाँ पे सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर दे डिपेंड ऑन एन रादर देन ऑन रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम मेरा मेटल में जो प्रीडोमिनेंट होता है फैक्टर रिलैक्सेशन टाइम होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में मेरा एन प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है. तो डिफाइन टू मेक एन इज़ प्रीडोमिनेंट हेयर, सो दैट माई resistivity depends on n mostly, depends on the n rather than on the tau in semiconductor and insulators. So if you see कि यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है that is negative, so my alpha is negative here, ठीक है. So we have seen conductivity के, और इसमें पहले वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. So this is my we'll open this, we have bought this RT here. So यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है that alpha is nothing but my 1 by alpha naught d tau divided by dt, ठीक है. So that is my बेसिक लेवल ऑफ रिलेशनशिप. यहाँ पे हम इसको लीनियर रिलेशनशिप बना देते हैं लाइक दिस, ठीक है. दिस इज़ माई बेसिक लेवल, दैट इज़ हाउ योर रेजिस्टेंस और योर रेजिस्टिविटी इज़ इंक्रीजिंग. 1 टाउ इज़ नथिंग बट जो आपका इनिशियल टाउ है, ठीक है, एंड डी टाउ बाई डी टी. तो दिस इज़ योर फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन योर टेम्परेचर एंड योर टाउ, ठीक है. आप इसको लीनियर रिलेशनशिप बना रहे हैं, देन यू विल गेट दिस वन. और ये लीनियर रिलेशनशिप कब होना चाहिए, जब मेरा अल्फ़ा डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है. और दूसरा अल्फ़ा इज़ नॉट वेरिंग, अल्फ़ा इज़ ऑलमोस्ट constant, it is not varying, and this alpha delta t should be very very much less than 1. Then only in that case we can apply this, ठीक है. In that case we can apply this. Otherwise you have to go with fundamental, where you have to find out alpha is nothing but 1 by rho not d rho by dt. You have to go with this formula. So this is resistivity is this
दिस इज़ योर रेजिस्टिविटी रो, एम हमने ऑलरेडी निकाल लिया, एम एन ई स्क्वायर बाय टाउ। मेटल के अंदर क्या होता है, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे एन फिक्स्ड रहते हैं, दिस इज फिक्स्ड इन मेटल, ठीक है। सो दैट मीन्स जो मेटल के अंदर जो मेरी रेजिस्टिविटी है दैट डिपेंड्स ऑन द टाउ ओनली, ठीक है। टाउ क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा, टाउ घटेगा तो मेरा टाउ डिक्रीज करेगा एंड दिस इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। सो एन इज नॉट वेरिंग इन माई मेटल, ठीक है, दैट्स वाई हेयर द प्रिडोमिनेंट फैक्टर इज माई रिलैक्सेशन टाइम। और यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा सेमीकंडक्टर में, माई एन इज माई प्रिडोमिनेंट फैक्टर, टाउ विल नॉट चेंज, ठीक है, टाउ विल नॉट चेंज, एन इज माई प्रिडोमिनेंट फैक्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा माई एन इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे एन बढ़ेगा माई रेजिस्टिविटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से मेरा करंट बढ़ेगा, ठीक है। और अल्फ़ा हमने देखा यहाँ पे नेगेटिवली रिलेटेड है। और एक और तो हमने देखा कि रेजिस्टिविटी इज इंक्रीजिंग विद योर टेम्परेचर, एलॉय के लिए रेजिस्टिविटी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी इज डिक्रीजिंग विद योर टेम्परेचर बिकॉज इट इज़ डिपेंडिंग ऑन एन। और एक और मेरा होता है कंडक्टर विच वी कॉल अ सुपर कंडक्टर। इसके अंदर क्या होता है, हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाते हैं, एक लेवल के बाद जाके जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसके बाद जाके इसकी थर्मल कंडक्टिविटी विल गेट जीरो, इट गेट 100% कंडक्टेंस, ठीक है, 100% कंडक्टर हो जाता है, द रेजिस्टिविटी विल गेट जीरो एट दिस पॉइंट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ सुपर कंडक्टर। सो सुपर कंडक्टर में दो चीज़ें होती हैं, दो फिनोमेना होते हैं, एक तो माइजनर इफेक्ट होता है विच वी कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सपल्शन, जिसके बेस पे मैगलेव बनती है हमारी जो मैग्नेटिक लेविटेशन होती है ना। सो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, ठीक है। अगर ये मेरा सुपर कंडक्टर है और ये मेरा नॉर्मल कंडक्टर है, ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, दीज आर माई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो जैसे ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ही रिपेल करेगा ऐसे, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू रिपेल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, ऐसे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करेगा, ठीक है। अभी ये पास से जा रही है, फिर ये स्टार्टेड रिपेलिंग वन इट्स बिकम अ सुपर कंडक्टर, और सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस विल गेट जीरो, ठीक है। सो देर इज़ नो रेजिस्टेंस टू द करंट एट सुपर कंडक्टर। सो सुपर कंडक्टर क्या होगा, वी हैव सीन दिस एच जी में हमने फिनोमेना देखा, एट सम क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद जाके इसकी कंडक्टिविटी विल गेट मैक्सिमम एंड रेजिस्टिविटी विल गेट जीरो, ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम देख लेते हैं एक और कॉन्सेप्ट, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, फिर उसके बाद वी आर हैविंग 2 more questions देन विल रैप इट अप। सो ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, ओमिक ओम्स लॉ इज़ नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। ओमिक कंडक्टर वो होते हैं दैट ओबे योर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, दैट इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई दैट होल्ड्स गुड, ठीक है। एंड देयर इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज, सो इफ वी draw a graph, so there's a straight line which is passing from the origin, so those are the conductor which is having this set of graph के आई और वी में स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ ओमिक कंडक्टर। वो कौन कौन से होते हैं, मेरे मेटालिक कंडक्टर होते हैं एट ए स्मॉल करंट, ठीक है, एट अ स्मॉल करंट, जब तक छोटा करंट होगा मेरा तभी तक रहेगा, जैसे जैसे मेरा करंट बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, करंट के थर्मल इफेक्ट्स आएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, हमने देखा टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो दैट विल बिकम नॉन ओमिक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे सारे मेरे मेटालिक कंडक्टर ओमिक रहते हैं, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा दे विल बिकम नॉन ओमिक, ठीक है, दीज आर द नॉन ओमिक पोर्शन। तो जैसे जैसे मेरा करंट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे करंट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, द मेटालिक कंडक्टर विल बिकम नॉन ओमिक, बट एट अ स्मॉल करंट माई मेटालिक कंडक्टर इज माई ओमिक। ओमिक कौन होते हैं, जो फॉलो दैट ओबे ओमिक लॉ विच इज वेयर माई वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, लीनियर रिलेशनशिप एन में। नॉन ओमिक कौन कौन से होते हैं, सपोज वी हैव द एग्जांपल हेयर, सो वेयर द ग्राफ इज लाइक दिस, सो दिस इज नॉट पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, सो इट इज वाटर वोल्टामीटर वेयर अप टू सर्टेन voltage there is a back EMF, so which is nullify this voltage, ठीक है, तो there is no current into it, फिर after that it started having the current, so that is a non-ohmic. Another one is the PN junction diode semiconductor, तो उसके अंदर भी मेरा that is what my graph, ठीक है, that is what my graph in that. So here also it is passing through the origin, but here if you see there it is not a linear relationship, here also it is not a linear relationship. Third is my thyristor, PN junction मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने देखा it is not following के V is not directly proportional to I in this, यहाँ पे मेरा it is going like this, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा मेरी voltage is decreasing but my current is increasing from B to A, current is increasing, so it is not going to follow the obey the Ohm's law. Then this is my another semiconductor gallium arsenide, यहाँ पे क्या होगा, so this is my Ohm's law, so यहाँ पे my resistance is in the positive zone, जहाँ पे मेरा voltage increase करने पे current is increasing, यहाँ पे क्या है मेरा voltage increase करने पे current is decreasing, यहाँ मेरा resistance is my negative, ठीक है। so that is what your non-ohmic conductors, ठीक है। नाउ हम लोग 2 क्वेश्चन देख लेते हैं।
सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इट इज़ डिजायर्ड, आपको बोल रहा है कि एक कॉइल बनानी है, यू हैव टू मेक अ कॉइल वेयर मेक अ कॉइल ऑफ 20 ओम कॉइल ऑफ वायर विच इज़ हैविंग अ जीरो थर्मल रेजिस्टेंस। जीरो थर्मल रेजिस्टेंस मीन्स कि आपको कॉइल बनानी है, तो यहाँ पे हमारे को देखा टू डू दिस यू हैव ए कार्बन रजिस्टर एक इन सीरीज विद योर आयरन रजिस्टर। तो दो रजिस्टर से आपको एक कॉइल बनानी है ताकि आपका टेम्परेचर राइज होए, बट जो इसका रेजिस्टेंस है दैट शुड बी 20 ओनली, इसका नहीं राइज होना चाहिए। सो दैट मीन्स आपको सीरीज में कनेक्ट करना है। सो आर जो होगा मेरा दैट इज़ नथिंग बट R1 प्लस R2। टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा तो यहाँ पे कह रहा है ये टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाए, इसका भी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करके कुछ हो जाए, R0 1 हो जाए, इसका भी R0 2 हो जाए, बट जो ओवरऑल होना चाहिए दैट शुड कम्स आउट टू बी इक्वल टू 20 ओनली। ठीक है, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। वो कब होगा कि जब इसका जो अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी होगा दैट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ इसका अल्फ़ा 1 डेल्टा टी और अल्फ़ा 2 डेल्टा टी, जब दोनों ये बराबर हो जाएंगे इन दैट केस विल नॉट बी हैविंग। ठीक है, तो हम अब समझते हैं कि पहले मैंने इसको कनेक्ट किया, सो दैट मीन्स कि टेम्परेचर के बाद इसका बढ़ेगा, इसका जो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और जो इसका रेजिस्टेंस घटेगा, ऐसे होना चाहिए, इसका बढ़े इसका घटे, तो जो ओवरऑल रहे वो मेरा 20 का 20 रहे। ठीक है, सो ऐसे होगा। सपोज एज सम टेम्परेचर इसका जो बढ़ेगा R1 1 प्लस अल्फ़ा 1 टी डेल्टा टी हो जाएगा, R2 हो जाएगा ये। ठीक है, और ओवरऑल अगर मैं दोनों का बढ़ाऊंगा इन अ सीरीज़ तो ये बढ़ेगा R1 प्लस R2, बट यहाँ पे क्या ये वाली जो टर्म होगी जो इसके साथ ये वाली तो R1 प्लस R2 हो गई, तो ये तो सेम रहनी चाहिए, 20 रहनी चाहिए ना, मेरी पहले भी 20 थी R1 प्लस R2 और अभी भी मेरे को 20 ही रखनी है। तो ये वाली जो मेरी टर्म आई R1 इंटू अल्फ़ा 1 इंटू डेल्टा टी, R2 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू डेल्टा टी, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, देन ओनली ये दोनों कैंसिल होंगी और मेरा जो फाइनल टेम्परेचर इंक्रीज़ के बाद भी मेरा रेजिस्टेंस विल कम्स आउट टू बी सेम। ठीक है, सेम कॉइल का रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो मैंने जो मेरा R1 है, R1 अल्फ़ा 1 T1 वो एक पॉजिटिव साइड में इंक्रीज़ करेगा उसका, और इसका मेरे ख्याल से नेगेटिव साइड में करना चाहिए, तभी ये दोनों इक्वेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कार्बन का मेरा नेगेटिव साइड में दे रखा है, सो दैट मीन्स टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा, इसका टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों अपोजिट साइड में है, तो वी कैन से कि जो हमारा रिलेशनशिप आया कि R1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ R2 अल्फ़ा 2 T2। ठीक है, तो ये हमने इक्वेट कर दिया। यहाँ से डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया मेरा, यहाँ से R1 और R2 के बीच में मेरा रिलेशनशिप आ गई। ठीक है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 मुझे दिया हुआ है, R1 और R2 के बीच में मेरा रिलेशनशिप आ गया, और एक मेरे को रिलेशनशिप दे रखा है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 20। हमने इस तरीके से चुने R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 20, और दूसरा रिलेशनशिप मैंने अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे डाली इस वाले में, आई हैव गॉट द रिलेशनशिप R1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ R2। सो फ्रॉम दीज टू यू कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ योर R1 एंड R2। ठीक है, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर R1 एंड R2, राइट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरा रेजिस्टेंस है 10 ओम है 0 डिग्रीज पे। ठीक है, अल्फ़ा मेरे को दे रखा है 1 डिवाइडेड बाई 273 डिग्री सेल्सियस। अल्फ़ा दे रखा है मेरे को 1 डिवाइड बाई 273 डिग्री सेल्सियस। मेरे को निकालना है रेजिस्टेंस, निकालना है एट 273 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो हम देखेंगे लीनियर फार्मूला क्या आ रहा है हमारा। लीनियर फार्मूला हम देखें R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। इफ़ आई पुट अल्फ़ा डेल्टा टी, अगर मैं देखूँ यहाँ पे अल्फ़ा डेल्टा टी, अल्फ़ा क्या है मेरा 1 डिवाइडेड 273। ठीक है, और डेल्टा टी क्या है मेरा 273 0, सो 273, सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। सो वी कैन नॉट अप्लाई दिस फार्मूला लीनियर रिलेशनशिप, वी कैन नॉट अप्लाई दिस लीनियर रिलेशनशिप हेयर। ठीक है, वी कैन नॉट अप्लाई दिस बिकॉज हमें अल्फ़ा लीनियर रिलेशनशिप हम ये फार्मूला कब लगा सकते हैं, जब दिस इज़ वेरी वेरी मच लेस देन 1। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं इट इज़ ऑलमोस्ट कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 1, सो वी कैन नॉट अप्लाई दिस रिलेशनशिप। इट इज़ कमिंग आउट कि R इज़ गेटिंग डबल, सो विच इज़ नॉट द केस। वट विल डू, विल अप्लाई द बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे को, जो हमने देखा था अल्फ़ा का जो राइज होगा दैट इज़ नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाई R dr बाई dt। ठीक है, यहाँ पे R में रखा है dr बाई dt। ठीक है, इट इज़ नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप, विल अप्लाई दिस। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट रादर देन गोइंग विद अ लीनियर रिलेशनशिप, वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट। सो अल्फ़ा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 बाई R dr बाई dt। ठीक है, R विल ब्रिंग दिस dt को इधर ले जाओ, ये dr बाई R वाली इक्वेशन हो गई, तो dr बाई R कहाँ से कहाँ तक, R1 इज़ 10, R1 से लेकर R2 तक, एंड R1 कहाँ पे है 0 डिग्री से 273 डिग्री सेल्सियस तक। यू सॉल्व इट, ये आ गया ln R2 बाई R1, ये आ गया आपका 2 से इसको t हो जाएगा 273 माइनस 273, ये डिवाइड बाई 270, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका R2 बाई R1 आ जाएगा e⁻⁴ सो दैट इज़ योर आंसर, नॉट दिस आंसर। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर कि वेन एवर इट्स बिन गिवन जस्ट टेक इट आउट। अल्फ़ा टी ये जो रिलेशनशिप होती है मेरी वैलिड तभी होती है व्हेन दिस वेरी लार्ज, ये तो ये व्हेन दिस इज सॉरी वेरी स्मॉल,
ठीक है. On that case you can apply this thing relationship, linear relationship, और otherwise you go with this one. आप proper integrations के साथ जाओ. ठीक है. So that's all for today. आज का यही लेक्चर था हमारा. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर में प्लान होगा हमारा ग्रुपिंग ऑफ we are going to see the grouping of resistors. ठीक है. We are going to study some concept of grouping like series और parallel. हमने capacitance में भी देखे थे. तो यहाँ पे there is a different formula in that. So we are going to study series and parallel. फिर हम देखेंगे how to solve the circuits with the series and parallel combination. Multiple जगह अगर series parallel में देखें तो we'll reduce down the circuit. फिर हम देखेंगे symmetrical circuits देखेंगे, how to solve the circuits with the symmetry. If the circuits are in symmetry, तो how to solve those circuits. तो एक वो वाला देखेंगे. एंड देन उसके बाद हमारा किरचॉफ लॉ रह गया, नोडल लॉ रह गया. नोडल लॉ और किरचॉफ लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ लिए. विल जस्ट सी अ बिट ऑफ एप्लीकेशन हेयर, थोड़ा बहुत उसके एप्लीकेशन देखेंगे. और जो एक मेजर टॉपिक इसमें रह गया हमारा दैट इज़ RC सर्किट. ठीक है. RC सर्किट देखेंगे हम लोग. दैट आई थिंक थर्ड लेक्चर, अभी 2 लेक्चर के बाद आएगा RC सर्किट. नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर अप आर रेजिस्टेंसेस, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, and then we are having this grouping of resistances, grouping of cells. those things are left over. ठीक है. ठीक है. फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज देख लेते हैं हम लोगों ने we have done, we have today gone from macro to micro level. आज हमने कंडक्टर के अंदर के घुस के अंदर देखा कि जो हमारे करंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो अंदर क्या होता है. ठीक है. सो वी हैव गॉन डीप इनटू इट. वी हैव गॉन इनटू द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ आवर कंडक्टर एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड आवर माइक्रो कंस्टिट्यूएंट्स, दैट इज E, VD एंड E. ठीक है. तो हमने इसमें देखा फर्स्ट, बिफोर दैट वी हैव बिल्ड अप द कंसेप्ट ऑफ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, वी हैव सीन दैट. देन वी हैव सीन द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ आवर कंडक्टर. वी हैव क्रिएटेड अ रिलेशनशिप बिटवीन I, R एंड रो. फिर हमने देखा मोबिलिटी देखी. फिर हमने देखा टेम्परेचर इफेक्ट्स ऑन सेमीकंडक्टर एलॉयज और मेटल्स के, व्हाट आर द टेम्परेचर इफेक्ट्स ऑन दैट. वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन द N एंड द रिलैक्सेशन टाइम, हाउ बिकॉज ऑफ देम are alpha or the effect of temperature is been positive and negative in semiconductor and negative in semiconductor and positive in alloy. That we have seen it. Then we have seen the temperature coefficient of our resistances. This phenomena we have seen. Here we have seen that we have to very much cautious whenever we have to apply this linear relationship. Most of the cases you can apply that linear relationship, but you have to be very much cautious. You have to see whether you could able to apply it or not. And then we have seen the last concept, which is our ohmic and non-ohmic conductors. Okay. So this is all for today. We'll meet up in next lecture. So okay, take care. All right, thank you.